हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं तरलों के यांत्रिक गुण। और इसमें सबसे पहले हम जानते हैं द्रवस्थितिकी क्या होती है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर तरल का अध्ययन किया जाता है वह द्रव स्थैतिकी कहलाता है। और ठीक इसी प्रकार भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान तरल का अध्ययन किया जाता है वह द्रव गतिकी कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हम स्थिर तरल की बात करते हैं वह होता है द्रव स्थैतिकी यानी हाइड्रोस्टैटिक्स, और जहाँ पे हम गतिमान तरल की बात करते हैं यानी फिजिक्स की उस ब्रांच में जिसमें हम गतिमान तरल की बात करते हैं वह होता है हाइड्रोडायनेमिक्स या फिर द्रव गतिकी। और फिर हम बात करते हैं प्रणोद की। यह एकदम दाब जैसा होता है, प्रेशर जैसा होता है, और यह जो है हर द्रव के पास उसका एक मौलिक गुण होता है, एक मेन उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वह सदैव संपर्क पृष्ठ के लंबवत उस पर बल आरोपित करती है। यह सदैव उस पृष्ठ के लंबवत उस पर बल आरोपित करती है। और कहने का मतलब क्या हुआ, किसी द्रव द्वारा किसी पृष्ठ पर आरोपित संपूर्ण बल को प्रणोद कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है और इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, जो कि बल के जैसा ही होता है। जैसे बल का भी सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है। डाइन और न्यूटन। और फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लड प्रेशर यानी फिर तरल दाब। ये असल में होता क्या है, किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल आरोपित अभिलंबोत बल को दाब कहते हैं। जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा हुआ था कि जब भी किसी वस्तु पर उसके एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबोत बल लगता है तो वह दाब कहलाता है। और एज अ फार्मूला इसको हम बोल सकते हैं कि दाब बराबर अभिलंबोत बल बटा क्षेत्रफल, यानी P इज इक्वल टू कैपिटल या बाई अपॉन कैपिटल ए, जहाँ पे हमारा यफ क्या है, यफ हमारा न्यूटन है या फिर बल है, और ए हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी दाब का जो मात्रक है वो क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित प्रणोद को उस तरल का दाब कहते हैं। या फिर एज अ फॉर्मूला इसको हम कह सकते हैं कि दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। और यदि किसी तरल द्वारा ए क्षेत्रफल पर आरोपित अभिलंबोत बल एफ हो तो P इज इक्वल टू एफ बाई ए, और P का मात्रक बराबर F का मात्रक बटा ए का मात्रक। और सीजीएस पद्धति में दाब का मात्रक क्या हो गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और जो है इन्होंने और फ्रांसीसी वैज्ञानिक एक थे, उनका नाम ब्लेजी पास्कल था। इनका पूरा नाम ब्लेजी पास्कल था। आगे हम पास्कल के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ने तरल दाब के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन किया था, और उन्हें सम्मानित करने के लिए एसआई पद्धति में दाब के मात्रक को पास्कल कहा जाता है। पास्कल कहा जाता है, इसका संकेत कैपिटल P स्मॉल a होता है। जैसे कहीं कहीं पे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखने के बजाय हम पास्कल लिख देते हैं, तो उसका मतलब भी क्या होता है, वो दाब होता है। और दाब का एक अन्य मात्रक भी होता है वायुमंडल, और इसका एक अन्य मात्रक वायुमंडल होता है। इसका एक संकेत होता है एटीएम यानी एटमॉस्फेयर। और एक एटीएम की वैल्यू होती है 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल। यानी अगर कहीं पे एक वायुमंडल दाब लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल के बराबर है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है, हम इसके सूत्र से इसका निगमन करते हैं, इसके विमीय सूत्र का। जैसा कि हमको पता है कि P बराबर एफ बाई ए, और एफ क्या है, बल है, और बल की विमा क्या होती है, mlt-2। और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L2। तो यहाँ पे L2 को हमने ऊपर ट्रांसफर कर दिया तो ये हो गया L-1। तो यहाँ पे जो दाब की विमा आई वो निकल के आई ml-1t-2। और जैसा कि मुझे पता है कि बल एक सदिश राशि है लेकिन दाब एक अदिश राशि है, क्योंकि तरल के किसी बिंदु पर सभी दिशाओं में दाब एक समान। जैसे अगर एक बाल्टी में पानी है तो उसके हर बिंदु पे जो भी दाब लगेगा वह जैसा होगा। अब यहाँ पे बात आती है वायुमंडलीय दाब की और उसके मात्रक की। तो हम जो है भाई यहाँ पे वायुमंडलीय दाब के मात्रक के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे पृथ्वी के तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इसी प्रकार एक वायुमंडल बराबर या फिर एक एटीएम बराबर
1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम पास्कल में भी ये लिख सकते हैं कि 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल। और भैया जो पारा जो यहाँ पे जो पारे का दाब मापी होता है वहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 76 सेंटीमीटर, यानी उस दाब मापी में जो है जो पारा चढ़ता है वो 76 सेंटीमीटर चढ़ता है। और ऋतु विज्ञान जो होता है इसमें दाब का मात्रक बार होता है और एक बार में 10⁵5 पास्कल होता है। 1 मिली बार में 10⁻³ बार होते हैं जो कि 10⁻² पास्कल के बराबर होता है। औषध विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान में दाब का मात्रक टॉर होता है और जिसे टॉरिसली के नाम पे रखा गया है। आगे एक थ्योरम भी है टॉरिसली थ्योरम, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो एक टॉर बराबर होता है ये होता है 1 मिलीमीटर पारे की लंबाई के बराबर, और जो कि बराबर होता है 133.28 पास्कल के, यानी 1 मिलीमीटर पारे में वह दाब है जिससे 1 मिलीमीटर ऊंचा पारे का स्तंभ आरोपित किया जाता है। और जैसा कि आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपने दाब के बहुत सारे मात्रक पढ़े हुए हैं। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि सर्कस में जो कलाकार होता है वह ज़मीन पर पीठ के बल लेटकर अपनी छाती पर लकड़ी का बड़ा हल्का और मजबूत तख्ता रखता है और फिर क्या कहता है कि एक हाथी को लेके आता है और हाथी उसके ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन जो कलाकार होता है वह सुरक्षित बचा रहता है। तो आप सोचेंगे कि ऐसा कैसा हुआ? तो भाई होता क्या है कि जैसे अगर हम उस तख्त को हटा दें तो भैया उसकी छाती पर हाथी के पैर पड़ते ही उसकी पसलियाँ टूट जाएंगी और वह मर जाएगा। हालांकि यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा अजीब लगता। तो ये असल में होता क्या है, आइए हम इसको समझते हैं कि देखिए एक कलाकार लेटा हुआ है, उसके ऊपर तख्त है और हाथी गुजर रहा है। तो यहाँ पे जो पहली स्थिति है कि जब ऊपर एक तख्त रखा है तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे क्षेत्रफल जो है उस तख्त का बहुत ज़्यादा है और दाब का मान कम होता है। जैसे अगर हम अपनी जो है एड़ी से जो है रेतीली मिट्टी को दबाते हैं तो एड़ी में जो रेतीली मिट्टी में जो गड्ढा होता है बहुत ज़्यादा होता है, और जबकि उसी जगह पे अगर हम जो है उसी रेत पर लेट जाएं तो जो है गड्ढा बहुत कम होता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो भैया दाब होता है वह बल और क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, और जो दाब होता है वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। अब जैसे अगर दूसरी स्थिति को अगर हम यहाँ पे माने कि मान लीजिए हमने वहाँ पे तख्त हटा लिया, जब हमने तख्त हटा लिया तो क्या हुआ, क्षेत्रफल कम हो गया, और क्षेत्रफल कम हुआ तो दाब ज़्यादा हो गया, और क्या हुआ, कलाकार सुरक्षित नहीं रहेगा। अब जैसे अगर हम भोथरी सुई की तुलना में नुकीली सुई उतना ही बल लगाने पर शरीर की चमड़ी में आसानी से घुस जाता है। इसका कारण यह है कि नुकीली सुई का नोक का क्षेत्रफल बहुत कम होता है और उसके द्वारा आरोपित दाब अधिक होता है। जैसे अगर हम ऐसी सुई लें जो आगे से मोटी हो तो उससे हम अपने शरीर को नहीं जो है पार कर सकते, लेकिन एक पतली सी सुई हमारे शरीर को पार कर जाती है क्योंकि नोक का क्षेत्रफल कम है। जैसा कि दूसरा ये देखिए मैंने एग्जांपल दिया था अभी रेतीली मिट्टी वाला कि समतल ज़मीन पर चलने की तुलना में पथरीली ज़मीन पर चलना कष्टप्रद होता है। पथरीली ज़मीन पर चलते समय पैर का प्रभावी क्षेत्रफल कम हो जाता है और पैर पर आरोपित दाब का मान अधिक होता है, फलस्वरूप पथरीली ज़मीन पर चलना कष्टप्रद होता है। तो आप समझ गए होंगे कि बल और दाब में क्या संबंध होता है और क्षेत्रफल का। जैसे कील की नोक पतली बनाई जाती है और नोक का क्षेत्रफल कम होने के कारण उसके द्वारा आरोपित दाब का मान बहुत अधिक होता है, किसी भी दीवार में घुस जाती है कील। और फिर हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है कि सूटकेस और बैग हम लोग लेके चलते हैं, उसका हत्था चौड़ा बनाया जाता है ताकि उन्हें उठाने पर हाथ पर कम दाब आरोपित हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठा सकें। अब भैया यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है प्रतिबल, तो हम उसके अंतर के बारे में बात करेंगे। तो प्रतिबल क्या होता है कि ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल होता है और इसका मान भिन्न भिन्न पृष्ठों पर भिन्न भिन्न होता है। और दाब, जैसा कि हमको पता है कि दाब क्या होता है कि यह प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल है जिसका मान पूरे पृष्ठ पर एक समान होता है। यानी अगर आपने एक बाल्टी पानी ली है और उसके किसी एक अणु पर आपने दाब लगाया है तो जितना दाब आप उस एक अणु पर लगाएंगे उतना ही दाब
उस बाल्टी के समस्त अणुओं पर लगेगा। जबकि प्रतिबल में क्या होता है कि प्रतिबल प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल होता है, लेकिन इसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न पृष्ठों पर भिन्न भिन्न होता है। अब दूसरा अंतर क्या है कि दाब एक प्रकार का प्रतिबल है जो पदार्थ के केवल आयतन में परिवर्तन करता है, आकृति में नहीं। जबकि प्रतिबल क्या होता है, यह आयतन के साथ साथ आकृति में भी परिवर्तन कर देता है। अच्छा, फिर तीसरा अंतर क्या है कि यदि दाब पदार्थ के अंतर की ओर कार्य करता है तो धनात्मक, और अगर बाहर की ओर कार्य करे तो ऋणात्मक होता है। जबकि प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल हमेशा धनात्मक होता है। वो कहता है भाई हम नहीं बदलेंगे, हमेशा धनात्मक रहेंगे हम। अच्छा, फिर चौथा क्या होता है कि दाब के कारण आरोपित बल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होता है। ठीक। और जबकि प्रतिबल क्या होता है, वो पृष्ठ के लंबवत हो, यह आवश्यक ही नहीं है। उसको आप किसी भी डायरेक्शन से लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो 90 अंश का कोण ही बनाए। अच्छा, मान लीजिए अब हम यहाँ पे निगमन करते हैं कि जैसे हमें किसी गहराई पर द्रव का दाब निकालना है, किसी गहराई पर द्रव का तो दाब निकालना। यहाँ पे देखिए कि हमने एक जो है बर्तन लिया हुआ है और बर्तन में एक h ऊंचाई का एक बेलनाकार जो है पृष्ठ रखा, एक बेलनाकार आकृति रखी हुई है और जिसका क्षेत्रफल क्या है, a है। और हम ऐसा मानते हैं कि इसमें d घनत्व वाला एक द्रव भरा हुआ है और द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से h ऊंचाई पर एक बिंदु O है, जैसा कि आप देख रहे होंगे चित्र में, और जिस पर दाब की गणना करनी है। फिर हम क्या मानते हैं कि O के चारों ओर क्षेत्रफल कैपिटल A है और द्रव के अंदर A अनुप्रस्थ काट एवं h ऊंचाई वाले एक बेलन की कल्पना करते हैं। ठीक। अब बेलन के आधार पर हम पहले प्रणोद निकालते हैं। तो भैया जो यहाँ पे प्रणोद है तो जितना द्रव उसमें भरा होगा उसके बाहर के बराबर होगा। अब जैसा कि हमको पता है कि भार बराबर क्या होता है, W बराबर mg, यानी द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, फिर भैया होता क्या है कि यहाँ पे द्रव है तो उसका आयतन भी होगा। तो आयतन और घनत्व यानी द्रव्यमान बराबर होता क्या है, आयतन गुणे घनत्व और गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो आयतन हमारा क्या है, यहाँ पे आयतन हमारा V बराबर AH होता है। ठीक। तो यहाँ से जो है हम वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। तो AH, D हमारा घनत्व है तो आयतन हमारा AH आ गया, यानी क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, D हमारा घनत्व हो गया, G हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो गया। फिर भैया हम क्या करते हैं, हम बिंदु O पर हम दाब निकाल लेते हैं। तो दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल, तो A से A कैंसिल हो जाता है और P की वैल्यू क्या आ जाती है, HDG। P की वैल्यू क्या आ जाती है, HDG। एक बार फिर समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पात्र में बर्तन लिया और बर्तन में जो है हमने एक बेलनाकार आकृति डाल दी और फिर उसके बाद एक बिंदु O लिया। एग्जांपल लेते हैं कि एक लोहे की कील है, एक लोहे की कील को जिसकी नोक का क्षेत्रफल 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर है को दीवार पर लंबवत रखकर 30 न्यूटन के बल से दबाया जाता है। तो कील द्वारा लगाया गया बल दाब क्या होगा, तो यहाँ पे पहले हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया जो हमको दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो और 1 मिलीमीटर की वैल्यू होती है तो 10⁻³ सेंटीमीटर मीटर। तो यहाँ पे हमें मिलीमीटर स्क्वायर निकालना है, तो जिसकी वैल्यू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया है 0.2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या हमको दिया हुआ कि दीवार पर लंबवत रखकर 30 न्यूटन का बल लगाया जाता है, 30 न्यूटन के बल से दबाया जाता है, यानी F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू है 30 न्यूटन। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें दाब निकालना है। तो दाब भी तो P बराबर होता है F/A, जैसा कि 30 बटा 0.2 × 10⁻6। तो यहाँ पे हम दशमलव हटा के ऊपर एक 0 बढ़ाते हैं, तो जो कि ऊपर जाके होता है 150 × 10⁻6। तो यहाँ पे फिर हम उसके बाद -6 ये होता है आपको +6। तो P बराबर 1.50 × 10⁻6 पास्कल 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम पास्कल भी लिख सकते हैं।